सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की सारी पिक्चर्स को रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस पर मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। इसमें आपका स्वागत है। दो पिक्चर्स एपिसोड नंबर 1 की हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। ये मैं एपिसोड नंबर 1 की तीसरी पिच मतलब लास्ट पिच को एनालाइज करने वाला हूँ, जो कि कॉन्शियस केमिस्ट के नाम से ये बिजनेस आया था बाय रॉबिन एंड प्रखर। स्किन केयर इंडस्ट्री में ये बिजनेस था। 60 लाख वो 2% का ये लोग आस्क लेके आए थे और अल्टीमेटली किसी भी शार्क ने इनको ऑफर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही, वो तो इस वीडियो में आपके साथ बताऊंगा ही। पहले याद करो, मैंने आपको बताया था कि हर स्टार्टअप को मैं 4P टेस्ट से लेके गुजारूंगा और जिस भी टेस्ट का स्कोर 12 से ज्यादा आएगा वो स्टार्टअप्स को पक्का इन्वेस्टमेंट मिलेगी। कॉन्शियस केमिस्ट का मेरा स्कोर 9-10 के आसपास आया है, तो इससे ये बात तो पता ही चल गई थी कि भैया ये स्टार्टअप को तो फंड नहीं मिलने वाला है। क्या स्टार्टअप है, क्या स्टोरी है, चलो उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पिच शुरुआत करी एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से कि आर ऑल केमिकल्स बैड। इस दुनिया में जब हम लोग आज के टाइम पे ऑर्गेनिक का हेल्थ गुड फॉर स्किन, गुड फॉर अस, वो वाली सारी हेल्दी वाली चीज़ों की बात करते हैं, इन्होंने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया कि ठीक है हम केमिकल मुक्त होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या सारे केमिकल्स हमारे लिए बुरे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ केमिकल्स अच्छे हैं और उनको हम अडॉप्ट कर लें? उस फंडामेंटल क्वेश्चन पे इन्होंने वहां से अपने पिच को शुरुआत करी। रॉबिन जो थे वो सीईओ थे कंपनी के और प्रखर जो थे मार्केटिंग के बंदे थे। अब कायदे से देखा जाए तो प्रखर और रॉबिन दोनों का ही इक्वल से होना चाहिए था पिच में। मतलब दोनों को ही इक्वल स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स मिलने चाहिए थे, जो भी ये लोग अपनी पिच की स्क्रिप्ट लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली केवल रॉबिन ही बोले जा रहे थे, प्रखर चुप थे। एक मार्केटिंग का बंदा इतना चुप कैसे रह सकता है? सबसे पहले तो मेरे को वही देख के ताजुब हो गया, क्योंकि यार फॉर अ मार्केटिंग पर्सन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दैट पर्सन शुड बी एन आउटस्पोकन पर्सन। आई मीन वो उसका नेचर होना चाहिए, वो मार्केटिंग का बंदा, उसका काम क्या है? अपने बिजनेस को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है ना। जब वो मार्केटिंग भी करता होगा तो वो अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करता होगा। और अगर वो बंदा इन्वेस्टर के सामने जाके चुप खड़ा है तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि ईदर द पर्सन इज नॉट फिट एज अ मार्केटिंग मैनेजर, या फिर सीईओ बहुत ज्यादा एम्बिशियस है कि वो अपने अलावा किसी और की सुन ही नहीं रहा है, मार्केटिंग वाले की चलने ही नहीं दे रहा। Whatever the case is, हमें नहीं पता उस स्टार्टअप में अंदर क्या चल रहा है। एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज किसी ने भी उनको ऑफर नहीं दिया है, उनको डील नहीं मिली है और मेरे टेस्ट में भी वो लोग पास नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिन्होंने अपनी पिच में स्टेट किया है, वो ये है कि 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स ये लोग सर्व कर चुके हैं एज अ स्टार्टअप। 3 लाख इज़ अ प्रिटी गुड नंबर, सो उसके लिए मैं इनकी दाद देता हूँ। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बोला कि ये लोग प्रेजेंट हैं। तीसरा, जब इन्होंने अपने नंबर्स बताए तो जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ रही थी, एक तो इनकी सेल्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं, फॉर अ स्टार्टअप ऑलमोस्ट 2x के करीब ये लोग ग्रो कर रहे थे, जो कि आई थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए 3x 4x ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना इज आई थिंक वेरी इजी। मतलब उतना भी इजी नहीं है, मतलब अगर बिजनेस सही होगा तो उतना जा सकता है, 3x 4x की ग्रोथ हो सकती है। ये लोग 2x की ग्रोथ थी, वो भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक साल उन्होंने 4.5 लाख का या 4.5 करोड़ का धंधा किया था तो अगले साल 9 करोड़ का धंधा हो सकता है, होगा ही होगा, ये भी पक्का नहीं था। तो 2x की ग्रोथ भी मिलना थोड़ा सा शेडी जा रहा था। और जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ रही थी, एक तो बहुत लो मार्जिन, लो परसेंटेज से बढ़ रही थी। दूसरा, इनके लॉसेस भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहे थे। EBITDA नेगेटिव ये पहले से ही थे और इस साल में भी इन्होंने बोला कि ये लोग कुछ खास EBITDA पॉजिटिव होंगे नहीं, दे विल रिमेन इन लॉस। स्टार्टअप है, बिजनेस प्रोडक्ट का जैसे इनको फीडबैक मिला, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि बहुत अच्छा है, और फिर भी स्टार्टअप लॉस में जा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। मेरे को जो इनकी पिच से समझ में आया वो ये कमी है कि इन्होंने प्रोडक्ट तो अच्छा बना लिया है पर वो उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमने कुछ बनाया भी है। इट्स लाइक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मोर तो इन्होंने जंगल में पहुंचा दिया, इनका मोर नाच भी रहा है लेकिन वो जंगल में नाच रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई उसकी तारीफ नहीं कर पा रहा है, किसी को उसके बारे में तारीफ करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इट्स लाइक अपने 4P के एनालिसिस पे मैं आता हूँ।
सबसे पहला पी जैसे हमारा प्रोडक्ट, उसमें मैं इनको दे रहा हूँ 5 out of 5 स्टार्स। क्यों? क्योंकि एक तो दोनों शार्क्स जो नमिता और विनीता जी दोनों जो पैनल पे मौजूद थी, दोनों ही शार्क्स ने इनके प्रोडक्ट को वैलिडेट किया और इनको प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो जब शार्क्स ने वेरीफाई कर दिया हो तो फिर और क्या बचता है। फिर भी इन्होंने अपनी पिच में बताया कि ये 40 to 50 ऑल्ट्रेशंस करते हैं अपने प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मुलेशन में। स्किन केयर का प्रोडक्ट है, केमिकल्स का बिजनेस है, तो उतना तो आई थिंक अगर ये लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, कस्टमर के लिए क्या अच्छा है उसको ध्यान में रखते हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, ऐसा इनका कहना है। हालांकि पूरी पिच में या बाद में जो भी डिस्कशन शार्क्स के साथ हुआ, कस्टमर के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं करी कि उसे क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, फलाना ढिमकाना, इन्होंने कोई उसके बारे में बात नहीं करी। वेराइटीज ऑफ एसक्यूज इन्होंने बताया, बहुत सारे एसक्यूज मतलब प्रोडक्ट, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लॉन्च कर दिए हैं। तो आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि स्किन केयर में वैसी ही वेराइटी चाहिए होती है, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम, कमोडिटाइज बिजनेस ये है नहीं, तो उसके हिसाब से इन्होंने वैरायटी जो बना के रखी, आई थिंक वो बहुत अच्छी बना के रखी। ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि शार्क्स तो इनका प्रोडक्ट वेरीफाई कर ही चुके थे। तो ऑल इन ऑल एक स्टार्टअप जितना कर सकता है, एक स्टार्टअप के नजरिए से मैं देखूं तो प्रोडक्ट तो इनका बैंग ऑन था, प्रोडक्ट तो इन्होंने फोल्ड लिया था, तो उसमें तो इनको मिलते हैं 5 out of 5 स्टार। अगला पी, प्लेस। इन्होंने बोला कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पर कैसे ऑर्गेनिक सेल्स हो रही है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही है, पेड हो रही है, क्विक कॉमर्स पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट्स पे, इन पे वो हैं नहीं है, कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं करी गई। ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी कितनी स्ट्रांग है, इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, कितने कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, कितना रिपीट रेट आ रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करी गई। कहाँ इनका बिजनेस में मार्केटिंग ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करी गई। प्लेस और प्रमोशन दोनों ही इनके कमजोर हैं। फिलहाल मैं प्लेस की बात करूं तो इनका वैसे तो बोला गया है कि ऑफलाइन इनके लिए बहुत डेंजरस है दिस स्केल, क्योंकि ये ऑलरेडी बर्न कर रहे हैं, रनवे इनके पास ज़्यादा बचा नहीं है, कैश इनके पास ज़्यादा बचा नहीं है, प्रॉफिटेबल ये है नहीं, तो ऑलरेडी बर्न कर रहे हैं। इस टाइम पे इन्हें ऑफलाइन में नहीं घुसना है, पर ऑनलाइन में जो ये हैं उसमें भी कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो आई थिंक प्लेस में भी बहुत ज़्यादा स्टार्स ये लोग डिजर्व करते नहीं है, तो मैंने फिर भी 5 में से 2 स्टार्स इनको प्लेस में दे दिए। प्रमोशन की मैं बात करूं तो प्रमोशन में मैंने इनको बस 1 ही स्टार दिया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी थी। पैकेजिंग वॉज गिवन द वाइब, वो स्किन केयर वाली चीज़ आ रही थी, वो केमिकल युक्त प्रोडक्ट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा केमिकेटेड प्रोडक्ट नहीं लग रहे थे। फन वाली फीलिंग थी, इट वॉज लाइक कूल यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो मैं उसके लिए इनको एक स्टार दे रहा हूँ। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने नहीं फोड़ा, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे, अगेन वो सारी बातें कुछ नहीं। ऑनलाइन मार्केटिंग इनकी स्ट्रांग है, कुछ नहीं पता है। आई थिंक ये इनकी टीम की भी डेफिशिएंसी, जैसा कि शार्क ने पॉइंट आउट भी किया, वो भी सही है। बिकॉज एक स्टार्टअप के लिए इस टाइम पे ऑनलाइन इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन टू मार्केट इट्स बिजनेस, और वहाँ पे भी अगर ये लोग नहीं फोड़ पा रहे हैं तो इट्स लाइक, मैं पता है क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये स्टार्टअप अभी प्रॉपरली स्टार्टअप बना भी नहीं है। इन्होंने बस एक प्रोडक्ट बना लिया है, अब उसको ना ही इन्होंने मार्केट किया है, ना ही इन्होंने पोजिशनिंग करी है, ना ही इन्होंने प्लेस, कुछ नहीं सोचा, अभी सिर्फ प्रोडक्ट बना है। उस लिहाज से मैं देखूं तो फंडिंग लेने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा नेसेंट है, बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है, अभी सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है। लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे, क्या स्ट्रैटेजी, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो ये बहुत ही जल्दी आ गए इन्वेस्टमेंट उठाने, और इन्होंने बताया कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट उठा भी चुके हैं ऑलरेडी लोटस हर्बल जैसी बड़ी कंपनी से। तो यार इतना पैसा लगा दिया है, इतने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, केवल एक प्रोडक्ट फोड़ा है, ना प्लेस तुमने सही करी, ना प्रमोशन तुमने सही करी। तो आई रियली डाउट कि इनकी क्या टीम है, वो कैसे काम कर रही है। मेरे को जैसे कि मेरे को लग भी रहा है कि केवल जो इनका सीईओ है इनके स्टार्टअप में बस उनकी चल रही है और किसी की वो सुनता नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट मेरे को जो लग रहा है वो यही है कि सीईओ बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत अग्रेसिव है और वो अपने अलावा किसी की सुन नहीं रहा। प्राइस मैंने इनको 1 out of 5 स्टार दे तो दिया है, बट मुद्दे की बात यह है कि प्राइस का कहीं जिक्र नहीं आया कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, कितने का इनका प्रोडक्ट जाता है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे है, कम पे है, कस्टमर कितने पे खरीद रहा है, बाकी ब्रांड्स की क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो बहुत ही फीकी, बहुत ही लूज पिच इनकी रही, इसलिए मैं इनको प्राइस में भी 1 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन चलो
कोई बात नहीं, अगर इन्होंने 3 लाख कस्टमर्स बनाए हैं तो कुछ तो सोच समझ के ही लोगों ने इनसे माल खरीदा होगा, प्रोडक्ट खरीदा होगा, इसलिए मैं इनको फिर भी 1 स्टार दे रहा हूँ, जिसकी वजह से इनका टोटल बन जाता है 9 आउट ऑफ 20 स्टार्स। तो 9 का मतलब तो यही है कि भाई फंडिंग तो मिलना था ही नहीं, बिजनेस इन्वेस्टेबल तो है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो अभी ये कहूँगा कि अभी ये प्रॉपरली बिजनेस बना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट बना है, इसको बिजनेस बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत अभी टाइम बाकी है। ऑफलाइन की मैं अपना फीडबैक देता हूँ कि ऑफलाइन ये लोग कह रहे थे बार बार कि हमें ऑफलाइन जाना, ऑफलाइन जाना, ऑफलाइन जाना, ऑफलाइन जाना। अरे बेवकूफ़ मेरे भाई, मेरी बात सुन, ऑनलाइन तू फोन नहीं पा, जो तेरे हाथ में है वो तू कर नहीं पा रहा है और नई चीज़ करने की सोच रहा है। करेक्टली पॉइंट आउट किया अमन ने, करेक्टली पॉइंट आउट किया नमिता ने कि ऑनलाइन में घुस गए तो मरने लायक स्थिति आ जाएगी, प्रोडक्ट की रिटर्न होएगा प्रोडक्ट, मतलब क्योंकि टेस्टिमोनी भी नहीं है ना कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या रेटिंग है क्या नहीं है, कुछ पता भी नहीं है ना उस बारे में। तो ऐसे कैसे ऑफलाइन तुम कूद जाओगे? ऑफलाइन का भाई अपना अलग खर्चा होता है ना। बोल रहे थे कि हमें कैटेगरी एक्सपेंशन करना है, हमें ये करना है वो कर, यार इतने सारे तुम्हारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, इसमें तो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। और कैटेगरी एक्सपेंशन में तुम्हें क्या लगता है वहां जाके तुम कितना ही उखाड़ लोगे? और उसके लिए जो पैसा लगेगा नई कैटेगरी में घुसने के लिए वो कहां से आएगा? इट्स लाइक तुम्हारे ने एक पैर आगे रखा है, अभी वो स्टेबल नहीं है और तुमने अपना अगला पैर उठा दिया आगे बढ़ने के लिए, तो भाई गिरोगे ना। दोनों नाव में तो पैर नहीं रखा जाता ना, पहले एक नाव में जाओ, उसको कॉन्कर कर लो, फिर अगले एरिया में जाना। तुम्हें नहीं यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इसके लिए इन्होंने बोला मार्केट शेयर करेंगे। फिर इनसे पूछा, जब ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने बोला कि अभी हमारा एम ये है कि हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएंगे और अपने विनिंग प्रोडक्ट को आगे पुश करेंगे। कैसे करेंगे? ये तो जब कोई बंदा स्टार्टअप शुरू भी करता है ना तो भी उसका यही होता है कि यार मेरा मार्केट शेयर अच्छा हो और जो प्रोडक्ट बिकेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोडक्ट बिकेगा मैं उसे ज़्यादा बेचूंगा। पर कैसे बेचूंगा? मेन सवाल तो हाउ का था। हाउ विल ही और शी और द टीम विल डू दिस, उसका तो कहीं जवाब ही नहीं आया। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ आगे क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है। इन्होंने बोला B2B में जाएंगे, स्किन केयर के B2B में जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे भैया? जब ब्रांड D2C है, स्किन केयर D2C है, तो B2B कहां से आ गया बीच में? राइट? तो बहुत डिस्टॉर्टेड से चल रहा है। क्या करना चाहते हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लाइक हम किस गली जा रहे हैं, अपना तो कोई ठिकाना नहीं, तो हम बस जा रहे हैं जहां जाना चाह रहे हैं, पर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वो नहीं पता। स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इनकी अनक्लियर थी, डिफरेंशिएशन इनका अनक्लियर था। अब ये लोग बार बार बोल रहे थे कि जी नहीं साइंस बैक्ड है, एविडेंस बैक्ड है, ये है फलाना है ढिमकाना। अरे मेरे भाई बात सुन, स्किन केयर प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तुम्हारे प्रोडक्ट को बनाने में क्या केमिकल्स यूज हुए, कितना वो साइंटिफिक है, कितना वो एविडेंस बैक्ड है, वो कितना है क्या नहीं है, वो सारी बातें आते हैं बाद में। पहले मेरे को ये बताओ कि कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट से फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कस्टमर को अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से फायदा हो ही नहीं रहा होगा तो तुम कितना भी साइंस बैक्ड करते रहो, कितना भी एविडेंस बैक्ड करते रहो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कस्टमर को तुम्हारा फायदा हो रहा है तब सवाल आता है कि ये भैया इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी फायदा हो रहा है बाद में लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा, तब ये सारे सवाल आएंगे। पहले तुम कस्टमर से जाके टेस्टिमोनी तो ले आओ, पहले तुम ये तो देख लो तुम्हारा प्रोडक्ट सही है नहीं है, कस्टमर उसको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने आप चले जा रहे हैं। यूएसपी इनके कोई डिफरेंशिएशन है नहीं कि साइंस बैक्ड है। किसे फर्क पड़ता है कि साइंस बैक्ड है नहीं? किसे फर्क पड़ता है कि तुमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके 40-50 ऑल्टरेशन करके ये प्रोडक्ट बनाया? किसे फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, वो उस चीज से फर्क पड़ता है बस, और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बस उस चीज से फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है एज अ स्टार्टअप ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाउंडर्स हैं। एग्रेसिव फाउंडर्स, देखो मैं हमेशा 4S की बात करता हूँ अपने स्टार्टअप चलाने में। मतलब तुम पहले स्टार्ट करो, फिर उसे स्टेबलाइज करो, फिर उसे सस्टेन करो, फिर उसे स्केल करो। स्केल जो चीज है ना वो सबसे लास्ट में आती है, वहां पे एग्रेशन काम आता है। स्टार्ट, स्टेबलाइज और सस्टेन करने में कामनेस बनानी पड़ती है फाउंडर को, कि मैं शांति से बैठ के देख रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं वो जो मन में आ रहा है वो करे ही नहीं जा रहा हूँ। वो स्केल के टाइम पे काम आता है। ऑफलाइन जाना है, स्केल के टाइम पे जाओ। कैटेगरी डिफरेंशिएशन करना है, तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन करना है, स्केल के टाइम पे करो। अरे लेकिन जब तुम्हारा बिजनेस सही से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टेबलाइज, चलो मान लिया तुमने स्टार्ट कर दिया, 3 लाख कस्टमर बना दिए, प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, स्टार्ट कर दिया, व्हाट अबाउट स्टेबलाइजेशन? नेगेटिव में तुम चल रहे हो,
EBITDA नेगेटिव में, प्रॉफिट तुम्हारे में है नहीं, जैसे जैसे सेल्स बढ़ी है लॉस और बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट आता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये प्रॉफिट कहां से आएगा। तो स्टेबलाइज तुम करो, तुम्हारा गड़बड़ चलिए, सस्टेन तक जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे, तुम्हारे ख्वाब कहें कि उससे भी अगला लेवल स्केल के बारे में हम सोच रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ो, स्किप मत करो, जो होना चाहिए वो करो। एंड एज अ रिजल्ट, जैसे कि मैंने बताया कि 9 out of 20 स्टार्स मिले, किसी भी शार्क्स ने डील नहीं दिए। एंड आई थिंक ये होना भी था इस बिजनेस के साथ। तो मेरा एनालिसिस तो यहाँ ख़त्म हुआ, आगे की पिचेस के भी एनालिसिस मैं लिख के बैठा हूँ, आगे वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको जो बिजनेस लेसन मिले वो नीचे कमेंट में बता के जाना कि जी मैंने इस वीडियो से ये सीखा है। मैं भी बीच बीच में अपना फीडबैक देते ही जा रहा था। और ध्यान रखना कि जो गलतियां इन्होंने करी वो गलती तुम अपने बिजनेस में ना करो। स्टार्टिंग में जाके बहुत ज़्यादा एक्साइट मत हो जाना। अपने स्टार्टअप को लेके ध्यान से शांत दिमाग से आगे चलना, किसी की गाइडेंस में चलना, कोई मेंटोर बना लेना, कोई इन्वेस्टर ने अगर पैसे दे दिए हैं तो उसकी सुन लेना, ये नहीं कि बस अपनी गाय जा रहे हो, अपनी टीम की भी सुनने की आदत डालो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।